हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। बच्चों वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर बच्चों आज आपका जो ये बोर्ड बूस्टर सेशन होने वाला है, ये मैथमेटिक्स का बोर्ड बूस्टर का लास्ट सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जितने भी चैप्टर तुम्हारे मैथ्स के सिलेबस में थे वो सारे चैप्टर तुम्हारे कवर करा दिए गए हैं। जहां पर मैंने हर एक चैप्टर से क्वेश्चन जो थे वो करा दिया तुम लोगों को। तो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम हमारा आखिरी चैप्टर जो है उसे भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th का सबसे इजी चैप्टर और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनते, ठीक है। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत रेयर केसेस में बनते हैं, लेकिन मेरे बच्चों इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और एमसीक्यू जो हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं। मतलब बहुत 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 ही ज्यादा बनते हैं। इस लेवल पे समझ लो कि अगर 5 से 6 नंबर का तुम्हारा इस चैप्टर के केवल वन शॉट और तुम्हारा किससे तुम्हारा एमसीक्यू, तुम्हारा क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें आ जाता है 5 से 6 नंबर का प्रोबेबिलिटी में से, ठीक है। अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने लगे तो बब्बा हो गया काम। लेकिन कभी कभार बहुत रेयर केस में जब पेपर को बहुत इजी बनाना होता है तब वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है क्योंकि जो कि बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पर सारा काम होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों पहले हम उस फॉर्मूले की बात कर लेंगे, ठीक है, कि प्रायिकता का जो सूत्र है, प्रायिकता का जो सूत्र है वो क्या है, ठीक है। उस सूत्र से हमारी कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें समझनी है, वो समझकर हमारा सीधा हम हमारे सवालों पर चलेंगे और सवालों को हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमारा सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रायिकता की। तो यार देखो, आपने अपनी जिंदगी भर में अलग अलग चीजों में चांस देखा होगा। जैसे कि जब आप देखते हो क्रिकेट मैच तो आप अंदाजा लगा रहे होते हो कि यार आज इंडिया जीतेगी, आज इंडिया हारेगी, या आज का जो मैच है वो ये टीम जीतेगी या ये टीम हारेगी। तो वहां पर क्या होता है, चांस की बात हो रही होती है कि आपके पास चांस है, ठीक है। जैसे कि आप सुबह स्कूल के लिए बिल्कुल ऑन टाइम निकले तो आपके स्कूल पहुंचने में एक चांस है कि हो सकता है आप टाइम से पहुंचो, हो सकता है आप 2-3 मिनट लेट हो जाओ, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, चांस है। आप कोई भी चीज उठाकर देखो, आपको वहां पर चांस मिलेगा और उसी चांस की, या फिर अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में बात करूं तो किसी भी घटना के घटित होने की संभावना की गणना ही हमारी प्रायिकता कहलाती है कि ये चीज हो सकती है, ठीक है। ये चीज हो सकती है कि कमल सर आज हमें 10 से 15 क्वेश्चन करा सकते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये निकालना, या फिर इसकी संभावना को निकालना कि भैया क्या प्रोबेबिलिटी है कि कमल सर आज 15 क्वेश्चन कराएंगे, या क्या प्रोबेबिलिटी है आज क्या संभावना है कि कमल सर आज 20 क्वेश्चन कराएंगे। यही हमारा क्या है बच्चों, प्रायिकता है। अब इसी प्रायिकता को निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, और सूत्र क्या होता है बच्चों, प्रायिकता। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं पूरा सही से, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता कितनी है भाई, घटित होने की प्रायिकता बराबर है अपना पीई के। किसके बराबर है भाई, पीई के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, पीई के बराबर है। तब प्रायिकता का सूत्र क्या है हमारा, तब प्रायिकता बराबर होता ही है हमारा प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या तो हम कह सकते हैं कि घटना के घटित होने के लिए अनुकूल परिणाम बटे परीक्षण के कुल परिणाम, ठीक है, परीक्षण के कुल परिणाम। तो मैं सिंपल भाषा में लिखता हूं इसे अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, खत्म बात। ये डायरेक्ट सूत्र है बच्चों, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम क्या है भैया? देखो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम मतलब आपका कोई भी क्या हुआ, आपने कोई भी एक परीक्षण किया, आपने कोई भी एक परीक्षण किया, मतलब कि मान लो परीक्षण बोले तो तुमने क्या करा, एक क्लास में तुम गए और तुमने चेक किया कि कितने बच्चों को इंग्लिश बोलनी आती है। ठीक है, तुमने क्या चेक किया? तुमने चेक किया कि कितने बच्चों को इंग्लिश बोलनी आती है ना। अब तुम क्लास में पहुंच गए, तुमने पता कर लिया कि भैया क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से 16 बच्चों को इंग्लिश बोलनी आती है और हमारा बाकी के बच्चे 14 बच्चों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इस क्लास में से एक बच्चे को उठाया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो बच्चा क्या है, वो बच्चा इंग्लिश बोल सकता है? इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो मैंने सूत्र बताया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल बच्चे हमारे पास कितने हैं? आपने एक बच्चा उठाया, कितने बच्चों में से? 30 बच्चों में से, तो कुल परिणाम है तुम्हारे पास 30, क्योंकि 30 में से कोई भी बच्चा वो हो सकता है। ठीक है, अनुकूल परिणाम कौन से? वो परिणाम जो हम चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई ऐसा बच्चा आए जिसे इंग्लिश बोलनी आती है। इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने थे हमारे? 16। तो अनुकूल परिणाम हो गए 16, कुल परिणाम हो गए 30। 16 बटे 30 हमारी प्रायिकता हो गई, 2 से भाग कर दो, 2 अट्ठे 16 और 15 दूनी 30, तो 8 बटे 15 हमारी प्रायिकता हो जाएगी किसकी? 30 बच्चों में से एक इंग्लिश वाला बच्चा चुने जाने की प्रायिकता, जबकि 16 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश बोलनी आती है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी क्या हो गई? इस तरीके से आप प्रायिकता निकाल सकते हो किसी भी घटना के घटित होने की। अब घटना के घटित होने की प्रायिकता के बाद हमारे पास अगली चीज क्या आती है? प्रायिकता से ही जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज तो मैंने तुम्हें ये बताई दी है, ये तो मेन ही है प्रायिकता का सूत्र। अब इसके बाद अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई है, अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है बच्चों? पीई है, तो यहां पर ध्यान से देखो, तो अब यहां पर अगर हम देखें तो सबसे अगली चीज जो आती है वो है कि भैया जो प्रायिकता का मान होता है बच्चों, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि 1 मार्क में आते हैं। आपके किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर पीई है, तो याद रखना मेरे बच्चों कि प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा आपका 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अब कुछ ही घटना ऐसी होती हैं जिनकी प्रायिकता 0 या फिर 1 होती है। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा और 1 से छोटा या 1 के इक्वल होगा। तो देखो, जनरली सारी घटनाओं की प्रायिकता जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच में होगी, लेकिन कुछ ही घटनाओं की प्रायिकता होती है जो 0 होती है या 1 होती है। अब ऐसी कौन सी घटनाएं हैं? देखो, ऐसी घटना जिनकी प्रायिकता 0 है उन्हें हम बोलते हैं असंभव घटनाएं। ठीक है, कौन सी घटनाएं? असंभव घटना। असंभव घटना। अब भैया ये कौन सी होती है? असंभव घटना बोले तो ऐसी घटनाएं जिनका होना पॉसिबल है ही नहीं। मान लो मैंने एक गुल्लक में 10-10 रुपए के नोट डाले, मैंने एक गुल्लक में 10-10 रुपए के नोट डाले। अब मैं तुमसे कहता हूं कि इस गुल्लक में हाथ डालकर एक नोट निकालो और मुझे बताओ कि क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है कि इसमें से एक 50 रुपए का नोट निकल जाएगा। तो तुम कहोगे सर क्यों पागल बना रहे हो, हैं? मजाक चल रहा है या बच्चे की जान लोगे फालतू में? जब आपने डाले ही 10-10 रुपए के नोट हैं तो 50 का नोट कहां से निकल के आ जाएगा?
क्यों मजाक कर रहे हो फालतू में? तो मैं कहूंगा भाई बात तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या हो गया, 50 का नोट निकल ही नहीं सकता क्योंकि वो है ही नहीं उस गुल्लक में। तो संभावना क्या हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। यानी कि यह घटना कैसी है, असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है बच्चों 0, क्या, 0। अब एक कौन सी घटना की प्रायिकता होती है, एक होती है तुम्हारी निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता, जैसे कि मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक बैग में, ठीक है, चॉकलेट भर दी। मैंने एक बैग में खाली डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट भर दी है, ठीक है। तो अब मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे बताओ इस बैग में से चॉकलेट तुमने एक चीज निकाली, उसके चॉकलेट होने की प्रायिकता क्या है? तो तुम कहोगे सर क्या ही मतलब, क्यों ही कर रहे हो ये बात है, क्यों ही ये बात कर रहे हो? जब आपने बैग में चॉकलेट ही चॉकलेट भरी है तो सीधी सी बात है, बैग में से जब मैं कुछ चीज निकालूंगा तो चॉकलेट ही निकलेगी ना, हाथी तो निकल नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। तो भैया यहां पर उस बैग में से कोई चीज निकालने पर उसके चॉकलेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसकी चॉकलेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1, क्योंकि बच्चों उसमें खाली बैग में है क्या, चॉकलेट ही चॉकलेट है। तो अगर तुम कोई चीज उस बैग में से निकालते हो तो वो क्या होगी, वो एक चॉकलेट होगी। तो ये कैसी है, ये है एक निश्चित घटना। एक निश्चित घटना, जैसे कि सूरज का पूरब से निकलना एक निश्चित घटना है, ठीक है। तो भैया ये होती है हमारी निश्चित घटनाएं, और निश्चित घटनाओं की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज आती है वो क्या है, वो है कि अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता Pe है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता Pe है, तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता E घटना के घटित न होने की प्रायिकता। तो बच्चों ई घटना के घटित न होने की प्रायिकता, इसे हम बोलते हैं Pe डैश, और ये बराबर किसके होती है बच्चों, ये हमारा बराबर होती है 1 माइनस ई घटना के घटित होने की प्रायिकता के। याद रखना, किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता उस घटना के घटित क्या होती है, 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता के बराबर होती है। मान लो कोई घटना है, जैसे कि मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक सिक्का उछाला, तो उस पे हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। मान लो यही 10 रुपए का सिक्का मैंने ऐसे उछाला, ठीक है, और मैं तुमसे कहता हूं इस पे हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो उस पर हेड ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, उस पर हेड ना आने की प्रायिकता हो जाएगी बच्चों सिंपल 1 माइनस हेड आने की प्रायिकता के, यानी कि 1 माइनस 1/2 हल करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो बच्चों किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, Pe डैश के, या फिर हम इसे बोलते हैं 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता के, 1 माइनस Pe के। और इसी के साथ हमारा जो बेसिक है प्रायिकता का वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। किसी भी बच्चे को यहां पर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, इतना नोट कर लो, क्योंकि फिर अब हम आगे चलेंगे और अब सीधा हम सवालों को देखेंगे। चले भाई, चले सवालों पर, चलो मेरे शेरों। तो देखो भाई, सबसे पहला सवाल ताश के पत्तों के बारे में नहीं है, ताश के पत्तों के बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। मैं ये समझाने के लिए लेके आऊं यहां पर ताश के पत्ते सारे, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप के, देखो टोटल एक गड्डी में 52 ताश के पत्ते होते हैं, जिनमें से 4 टाइप के हमारे पास पत्ते होते हैं। सबसे पहले ये काला दिल जो होता है, इसे हम बोलते हैं कौन सा, हुक्म का पत्ते, ये हमारे हुक्म के पत्ते हैं, ठीक है। उसके बाद ईंट के पत्ते, ये रहे, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा, पान, या फिर इसे बोलते हैं दिल, ठीक है, ये रहे। उसके बाद लास्ट में चिड़ी के पत्ते सारे के सारे ये रहे, ठीक। अगर हम यहां पर बात करें बच्चों तो टोटल एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। हमारे पास 4 तरीके के पत्ते होते हैं, और हर तरीके के पत्ते में हमारे पास 13 पत्ते होते हैं। पहला पत्ता होता है ए, जिसे हम इक्का बोलते हैं या एक,
ठीक है, एक की जगह पर यहां पर ए होता है, ठीक है, इक्का। उसके बाद फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 के बाद 11 12 13 नहीं आता, 10 के बाद आता है अपना जे क्यू और के, यानी कि गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक है, गुलाम, बेगम और बादशाह। ये हमारे पास टोटल 13 पत्ते होते हैं। तो 13 हुक्म के हो गए, 13 ईंट के हो गए, 13 पान के हो गए और 13 चिड़ी के हो गए। तो टोटल 13 चौका 52। अब देखो ध्यान रखना, हुक्म के और पान के तुम्हारे पास कैसे होते हैं? हुक्म के और चिड़ी के तुम्हारे पास काले रंग के पत्ते होते हैं, ईंट और पान के तुम्हारे पास लाल रंग के पत्ते होते हैं। तो तुमसे अगर पूछा जाए गड्डी में कितने काले रंग के पत्ते हैं, तो 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के, तो टोटल मिलाकर 26 काले रंग के पत्ते हैं और ऐसे ही 26 लाल रंग के पत्ते हैं, ठीक है। ये जो जे क्यू के होते हैं, इन्हें तुम देख सकते हो कि इन पर चेहरे बने हैं, बाकी किसी कार्ड पर चेहरे नहीं बने, इन पर केवल चेहरे बने हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम फेस कार्ड। कौन से कार्ड? फेस कार्ड, ठीक है। तो बेटा देखो फेस कार्ड आपके पास कितने हैं? 3 हुक्म के, 3 ईंट के, 3 पान के और 3 चिड़ी के, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। अगर मैं तुमसे इक्को की बात करूं तो इक्के कितने हैं हमारे पास गड्डी में? 1 हुक्म का, 1 ईंट का, 1 पान का, 1 चिड़ी का, यानी कि टोटल 4 इक्के, ठीक है। ऐसे ही 4 गुलाम है, 4 बेगम है, 4 बादशाह है, ठीक। अब बच्चों इन्हीं ताश के पत्तों के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने ताश के पत्ते समझाए हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों को जुआरी बनाने में, और मुझे जुआ आता भी नहीं है, ठीक है। आई एम वेरी बैड एट इट, ठीक है। एक बार ट्राई करा था, बहुत गंदी तरीके से हारा था मैं, वो भी बिना पैसों के खेल रहा था दोस्तों के साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, आ जाओ। पहला क्वेश्चन सिक्के वाला ही है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्के वाला जिस भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं लेकर आया हूं आज की क्लास में। मैं ज्यादा से ज्यादा वाले क्वेश्चन भी लेकर आया हूं और कम से कम वाले क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। जिन्होंने क्वेश्चन पढ़े हैं उन्हें पता है मैं कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो मजा आएगा आज की क्लास में। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक और सबसे आसान क्वेश्चन यही बन सकता है प्रोबेबिलिटी में से, ठीक है। सबसे बेसिक और सबसे आसान क्वेश्चन यही बन सकता है बच्चों प्रोबेबिलिटी में से। क्या कह रहा है ये? एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तुमने एक सिक्का उछाला, तुम जानते हो कि सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? कुल परिणाम, तो भाई देखो तुमने एक सिक्का उछाला, तुम जानते हो, तुमने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो तुम अच्छे से जानते हो कि उस कॉइन पर या तो हेड आएगा यानी कि चित आएगा। हेड का मतलब होता है चित, और पट का मतलब होता है टेल। तो या तो बच्चों हेड आएगा या फिर तुम्हारा टेल आएगा, ठीक है। तो तुम्हारे परिणाम कितने हो सकते हैं? जब तुम एक सिक्का उछालोगे तो उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो कुल मिलाकर केवल 2 परिणाम हो सकते हैं। तो एक सिक्का उछालने पर हमारे पास कुल परिणाम हो सकते हैं 2, ठीक है। एक या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, यानी कि या तो चित होगा या फिर पट होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमसे कह रहा है कि चित आने की प्रायिकता, तो मैं यहां पर लिखता हूं सीधा, चित आने की, बल्कि पहले इसने हाँ चित आने की पूछा है ना, चित आने की प्रायिकता। तो बेटा एक बात बताओ, इसे मैं दर्शा देता हूं PH से, PH से, ठीक है, PH से। तो एक बात बताओ, हमारे पास कुल परिणाम है 2, सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो हमारे पास चित आने वाले अनुकूल परिणाम कितने हैं? देखकर बताओ, चित आने वाले अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक बार चित आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार चित आ सकता है। देखो तुमने कॉइन उछाला, या तो उस पर चित आएगा या फिर उस पर पट आएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने कॉइन उछाला और एक ही बारी में उस पर 2 बार चित आ जाएंगे, या एक ही बारी में उसमें 4 बार चित आ जाएंगे, नहीं होगा। तुमने कॉइन उछाला, उस पर एक ही बार चित आएगा या फिर एक ही बार पट आएगा, ठीक। तो अनुकूल परिणाम कितनी बार है हमारा? 1 बार। कुल परिणाम कितनी बार है? 2 बार। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी?
1/2, पहला आंसर। दूसरा आंसर पूछ रहा है कि एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता, तो फिर से वही पट आने की प्रायिकता। तो बेटा देखो, सिक्का उछालने पर आपकी जो प्रायिकता होती है, सिक्का उछालने पर कुल परिणाम तो अभी भी 2 आएंगे, और अनुकूल परिणाम कितना है, टेल कितनी बार आ सकता है, 1 बार, तो 1/2। तो आप देख सकते हो एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता दोनों बिल्कुल बराबर है। ठीक है, दोनों बिल्कुल बराबर है। इसीलिए जो 2 टीमों के गेम होते हैं ना, जिनमें 2 टीमें खेलती हैं, उन गेम में बच्चों आपका कौन सी टीम पहले खेलेगी, जैसे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 2 टीम्स खेलती है, तो उस खेल में कि भाई कौन सी टीम पहले खेलेगी, इस चीज को निकालने के लिए क्या किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है, क्योंकि दोनों ही चीज आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता, यानी कि हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना बिल्कुल बराबर होती है। यानी कि टॉस जीतते वक्त आपका जो टॉस करते वक्त जो दोनों टीम है, उनके जीतने और हारने की प्रायिकता बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। इसीलिए बच्चों, जब भी 2 टीमें कोई गेम खेलती हैं और वहां पर कोई निर्णय लेना होता है, तो ज्यादातर किससे लिया जाता है, कॉइन टॉस से लिया जाता है। क्लियर हो गई बात, आगे सबको समझ में चमक गया बच्चों। अब देखो बच्चों, ये कॉइन से यानी कि सिक्के से 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। एक तो ये आता है, कम से कम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। ये कह रहा है कि भाई कम से कम एक चित होने की प्रायिकता निकालो अगर एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है। तो बेटा देखो, जब सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वो चाहिए होते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम तो बेटा जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो इसके कुल परिणाम कितने होंगे। देखो भाई, अगर मैं एक सिक्के को 2 बार उछालता हूं तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार मैंने एक सिक्के को 2 बार उछाला, ठीक है, मैंने एक सिक्के को सबसे पहली बार उछाला, मान लो उस पर हेड आ गया, ठीक है, फिर मैंने सिक्का उठाया, मैंने दोबारा उछाला, उस पर फिर से हेड आ गया। तो एक सिक्के को पहली बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर हमारे पास हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने सिक्का उछाला, पहली बारी में तो हेड आ गया, मैंने सिक्का उठाया, फिर से उछाला, इस बार टेल आ गया। तो दूसरा परिणाम हो सकता है हमारा ये। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मैंने सिक्का उठाया और उछाला, पहली बारी में मैंने सिक्का उछाला और सिक्के पे क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है, और उसके बाद मैंने फिर से उठाया, फिर से उछाला, तो क्या आ गया, हेड आ गया। और या फिर भैया ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पहली बार सिक्का उछाला तो टेल आया, मैंने उठाकर दोबारा उछाला तो फिर से टेल आ गया। यानी कि एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालते हैं तो हमारे पास ये चारों परिणाम बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं बनेगा, चाहे तो तुम कितने घोड़े दौड़ा लो, ठीक है। तो एक सिक्के को 4 बार उछालने पर, मतलब एक सिक्के को 2 बार उछालने पर टोटल हमारे पास 4 परिणाम बन सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन से हो जाएंगे, ऐसे परिणाम जिनमें कम से कम एक बार चित आ रहा हो, मतलब कम से कम एक बार तो आ रहा हो, एक से ज्यादा भी बार आ रहा होगा तो हमें चल जाएगा, एक से ज्यादा बार भी आ रहा होगा तो हमें चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक बार तो आ रहा हो, एक से कम ना हो, ठीक है। तो भैया देखो, आपके पास कम से कम एक चित वाले परिणाम कितने हैं, वाले परिणाम देखो भाई कितने हैं, ये कम से कम एक चित वाले कितने परिणाम है अपने पास। तो सबसे पहले देखो, यहां पर एक चित आ रहा है तो ये वाला परिणाम चल जाएगा, यहां पर भी एक चित आ रहा है, ये वाला परिणाम चल जाएगा, यहां पर एक भी चित नहीं आ रहा है तो ये वाला परिणाम नहीं चलेगा, क्योंकि उसने बोला है कि कम से कम एक चित होना चाहिए। क्या ये वाला परिणाम चल जाएगा, यहां पर हमारे पास 2 चित आ रहे हैं तो क्या ये वाला परिणाम चल जाएगा,
ऑब्वियस सी बात है भाई, बिल्कुल चलेगा, भाग के चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कम से कम एक चित होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो तुम 36 भी ले आओ, अपने तो फायदे वाली बात है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, एक से कम ना हो जाए। तो इसमें एक से कम है तो ये नहीं चलेगा, लेकिन इसमें तो एक से ज्यादा है, कम से कम वाली संभावना को पूरा कर रहा है। तो भैया ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो गए? कम से कम एक चित वाले परिणाम हो गए। ठीक है, तो कम से कम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? कम से कम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता ये बराबर किसकी हो गई बच्चों? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसे मैं बोल देता हूं पीएच। तो पीएच बराबर हो गया, अनुकूल परिणाम है 3, कुल परिणाम है 4, तो 3/4 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कम से कम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 3/4। और इसी के साथ हमारा हो गया सवाल सॉल्व मेरे यार। किसी को यहां पर कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बताओ बच्चों। अगर मान लो ये यहीं पर ये बोल देता कि कम से कम की जगह पर ये बोल देता कि ज्यादा से ज्यादा एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता, ज्यादा से ज्यादा एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता, तो वहां पर क्या करते? तुम देखते कि ज्यादा से ज्यादा एक चित कहां पर आ रहा है? एक यहां पर आ रहा है, चल जाएगा। एक यहां पर आ रहा है, चल जाएगा। यहां पर आ रहे हैं हमारे पास 2। हमें क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा ना हो जाए। एक से ज्यादा हुआ तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहां पर ज्यादा है एक से, तो ये वाला नहीं लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक, इसमें एक भी नहीं है। क्या ये वाला काउंट होगा ज्यादा से ज्यादा? ये कंडीशन में बिल्कुल होगा, क्योंकि उसने बोला है ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। कम से कम तो तुम एक भी मत लो, हमका कौनो दिक्कत नहीं लेला, लेकिन भैया ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। तो अगर ये बोल देता है ज्यादा से ज्यादा एक, तो तुम्हारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे ये और ये वाला, उसमें ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर वो बोल देता है कि ठीक एक चित होने की प्रायिकता, तो ठीक एक चित के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? यहां पर एक चित है, यहां पर एक चित है, इसके अलावा यहां पर 2 चित है, यहां पर कोई चित नहीं है। हमें चाहिए ठीक एक चित, तो केवल ये 2 अनुकूल परिणाम है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये कम से कम ज्यादा से ज्यादा वाले सवाल होते हैं। एक सवाल और है जहां पर हम बात करेंगे 3 बार अगर कोई सिक्का उछाला जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। देखो ये 2 बार और 3 बार वाले में प्रॉब्लम केवल और केवल कहां पर आती है? कुल परिणाम बनाने में। ठीक है, तो इसमें कुल परिणाम क्या होंगे? देखो भाई, आपका ज्यादा से ज्यादा एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक पट आए। ठीक है, एक से ज्यादा पट नहीं होना चाहिए भाई, सब धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एक पट होने की प्रायिकता, तो इसके लिए कुल परिणाम कितने होंगे? सबसे पहले तो देखो क्या कर रहा है ये कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम देखो कितने, कुल परिणाम बराबर कितने होंगे भाई? कुल परिणाम अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले देखो भाई, यहां पर सिक्का उछालना शुरू किया गया, मान लो पहली बार सिक्का उछाला हेड आ गया। ठीक है, दूसरी बार सिक्का उछाला हेड आ गया, तीसरी बार सिक्का उछाला हेड आ गया। मतलब कि आपने एक सिक्का लिया, 3 बार उछाला, तीनों बारी में चित आ गया, यानी कि हेड आ गया। चलो, अब ऐसा भी हो सकता है कि तुमने पहली बार सिक्का उछाला हेड आ गया, दूसरी बार सिक्का उछाला हेड आ गया, लेकिन तीसरी बारी में टेल आ गया। तो यह भी संभव है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि तुमने पहली बार सिक्का उछाला हेड आया, दूसरी बारी में टेल आ गया और तीसरी बारी में फिर से हेड आ गया भाई। तो यह भी संभव है बिल्कुल। ठीक है, और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि भैया तुमने पहली बारी में सिक्का उछाला हेड आया, दूसरी बारी में तुमने सिक्का नहीं, तुमने क्या करा, तुमने पहली बारी में सिक्का उछाला तो क्या आया? तुम्हारा टेल आया। दूसरी बारी में तुमने सिक्का उछाला हेड आ गया, तीसरी बारी में भी हेड आ गया। ठीक, और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि भैया तुमने पहली बारी में सिक्का उछाला टेल आया, दूसरी बारी में सिक्का उछाला टेल आया, तीसरी बारी में सिक्के पर हेड आ गया।
और क्या हो सकता है भाई, तुमने पहली बार सिक्का उछाला तो टेल आया, दूसरी बार तुमने सिक्का उछाला तो हेड आ गया, और तीसरी बारी में फिर से टेल आ गया। ठीक है। और क्या हो सकता है भाई साहब, और हो सकता है कि तुमने पहली बार सिक्का उछाला तो हेड आया, दूसरी बारी में टेल, और तीसरी बारी में फिर से टेल आ गया। ठीक है। और एट लास्ट तुमने पहली बारी में सिक्का उछाला तो तुम्हारा टेल आया, दूसरी बारी में टेल आया, और तीसरी बारी में भी टेल आ गया। तो टोटल मिलाकर तुम्हारे पास कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम बन रहे हैं जब तुम एक सिक्के को 3 बार उछालते हो। तो अगर तुम एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो वहां पर कुल परिणाम बनते हैं 8। अब इसमें कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो, आपके एक पट वाले परिणाम कितने हैं? एक पट वाले परिणाम भाई साहब ये कितने हैं? सॉरी, एक पट वाले नहीं, गलती से मैंने एक पट वाले लिख दिए। ज्यादा से ज्यादा एक पट वाले परिणाम, ज्यादा से ज्यादा एक पट वाले परिणाम। तो भाई ज्यादा से ज्यादा एक पट वाले परिणाम कितने हैं? तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक पट वाले परिणाम देखें, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, ठीक है, उससे कम भी होगा तो हमें चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो एक पट वाले परिणाम कितने हैं? 1 2, पट मतलब होता है टेल, ध्यान रखना, पट मतलब होता है टेल, शुरुआत में ही बता दिया था मैंने। ठीक है। 1 2, ज्यादा से ज्यादा एक पट वाले 3। तो इन सब में केवल एक एक बार पट आ रहा है तो हमारा ये काम चल जाएगा। यहां पर 2 बार आ रहा है, उनने बोला ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो धक्के मार के बाहर निकाल देगा, तो 2 में वो बाहर निकाल देगा, 2 में वो बाहर निकाल देगा, इन 2 में भी वो बाहर निकाल देगा, 3 में भी बाहर निकाल देगा। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा में क्या ये वाला काउंट होगा? यहां पर एक भी पट नहीं है, तो उसने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक पट होना चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए हमें नहीं बोला गया, तो हम कम से कम 0 भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला भी काउंट होगा। तो टोटल 1 2 3 4 परिणाम हो जाएंगे जो कि किसके हो गए? ज्यादा से ज्यादा एक पट वाले परिणाम है। तो ज्यादा से ज्यादा एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो गई? देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता, तो बच्चों इसे हम बोल देते हैं हमारा पीटी। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों हमारा अनुकूल परिणाम है 4, कुल परिणाम है 8, तो 4/8 यानी कि 1/2 हमारी क्या हो गई? ज्यादा से ज्यादा एक पट आने की प्रायिकता हो गई। ठीक है। और इसके साथ बच्चों जो हमारे कॉइन वाले सवाल हैं वो यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर वो तुमसे बोलता कि यहां पर बताओ कम से कम एक पट आने वाले, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक पट आने की प्रायिकता क्या हो जाती है बच्चों? देखो कम से कम एक पट वाले कितने परिणाम है? 1 2 3। कम से कम एक बोला है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? तो 4 5 6 और 7। तो कम से कम एक पट आने के लिए अनुकूल परिणाम हो जाते 7। ठीक है। क्योंकि यहां तो एक भी पट नहीं है, उसने बोला है कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से कम हुआ तो धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो कम से कम एक तो होना चाहिए, तो इसे छोड़कर बाकी के सारे परिणाम हमारे उसके अनुकूल हो जाएंगे, प्रायिकता हो जाएगी 7/8। ठीक है। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब हम चलते हैं आगे और अगले सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। ठीक है। तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंद पीली होगी, नीली होगी या लाल होगी? ठीक है। तो भाई देखो, तुम्हारा
सबसे पहले थैले में कुल कितनी गेंदें ये देख लो। थैले में कुल गेंदें तो ये कितनी है बच्चों, एक नीली, एक पीली, एक लाल, तो कुल गेंदें हमारे पास 3। थैले में कुल गेंदें अपने पास 3। आगे क्या बोल रहा है बच्चों, सबसे पहले पीली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो भैया बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा, थैले में पीली गेंद कितनी है, पीली गेंद निकलने की प्रायिकता। थैले में पीली गेंद कितनी है भाई बताओ जल्दी से। अगर हम देखें तो थैले में पीली गेंद कितनी है, थैले में पीली गेंद PY। थैले में पीली गेंद कितनी है, बोला है भैया हमारे थैले में एक पीली गेंद है, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1, कुल परिणाम हो गया 3, तो 1/3। ठीक है, पीली गेंद निकलने की प्रायिकता 1/3। ठीक, अब इसके अलावा फिर आ जाओ नीली गेंद निकलने की प्रायिकता पर। तो दूसरा, नीली गेंद निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता ये कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा फिर से वही PB। तो नीली गेंद कितनी है 1 और कुल गेंद कितनी है 3, तो 1/3 हो जाएगा नीली गेंद निकलने की प्रायिकता भी। और लास्ट में पूछ रहा है लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो बच्चों इसे मैं बोल देता हूं PR, जो कि हमारा क्या, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी आपकी, लाल गेंद कितनी है 1 और कुल गेंद कितनी है 3, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता भी हो गई 1/3। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जब तुम एक पासे को फेंकते हो तो तुम्हारे पास कुल परिणाम कितने आते हैं। देखो कुल परिणाम, तो भाई एक पासे को फेंकते वक्त तुम्हारे पास कुल परिणाम कितने आते हैं। तुमने एक पासा फेंका, उस पर नंबर 1 भी आ सकता है, उस पर नंबर 2 भी आ सकता है, उस पर नंबर 3 भी आ सकता है, उस पर नंबर 4 भी आ सकता है, उस पर नंबर 5 भी आ सकता है और उस पर नंबर 6 भी आ सकता है। तो एक पासा फेंकने पर आपके पास 6 परिणाम हो सकते हैं कुल। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो भैया देखो 4 से, एक पासा फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी आ सकती है, 4 से बड़ी संख्या। तो बेटा एक पासा फेंकने पर 4 से बड़ी कितनी संख्या है, 1 और 2, केवल 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से बड़ी हैं, तो 2 है। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो ये किसके बराबर है भैया, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम हो गए 2, कुल परिणाम हो गए 6, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। खत्म बात, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में ये भी। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गोली कैसी है, संतरे के महक वाली है या नींबू के महक वाली है। तो बच्चों देखो कह रहा है थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां। मान लो थैले में कुल गोलियों की संख्या, थैले में नींबू के महक वाली गोलियां, कितनी है बच्चों, ये
इसे हम मान लेते हैं हमारा x। ठीक है, तो हमारे पास थैले में खाली नींबू के महक वाली गोलियां हैं। ठीक है, तो संतरे के महक वाली कितनी गोलियां हैं थैले में? उसने पहले ही बोला है कि खाली नींबू के महक वाली गोलियां हैं आपका थैले में, तो संतरे के महक वाली गोलियां हैं 0। तो कुल गोलियां कितनी हो जाएंगी? कुल गोलियां, तो कुल गोलियां बराबर हो गई हमारा x + 0 यानी कि x। कुल गोलियां हो गई x। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है संतरे के महक वाली गोलियों की प्रायिकता, तो इसे मैं बोल देता हूं पहले पार्ट को PO, संतरा मतलब ऑरेंज, और इसे मैंने बोल दिया PO। ये कितनी हो जाएगी बच्चों? आपका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब संतरे के महक वाली गोलियों की संख्या जो कि है 0 बटे में कुल परिणाम जो कि हमारे पास x, तो 0 बटे x कितना हो गया? 0। और तुम खुद ही सोचो, जब एक थैले में संतरे के महक वाली गोलियां है ही नहीं तो उसके निकलने की संभावना तो होगी नहीं ना, कुछ भी 0 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब थैले में गोलियां है ही नहीं तो निकलेंगी क्या? कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, और वही जब हम निकालेंगे क्या? नींबू के महक वाली गोलियां। ठीक है, PL बोल देता हूं, नींबू मतलब लेमन, तो PL। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी हमारा अनुकूल परिणाम। कितने हैं अनुकूल परिणाम? थैले में नींबू के महक वाली कितनी गोलियां है? x, और थैले में कुल गोलियां कितनी है? x, तो x बटे x यानी कि 1। तो बेटा सीधी सी बात है, जब थैले में खाली नींबू के महक वाली ही गोलियां हैं तो जब तुम उसमें हाथ डालकर एक गोली निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नींबू के महक की निकलेगी। सीधी सी बात है, वो नींबू के महक वाली ही निकलेगी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो बात क्या हो गई भैया? हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आ गई कि नींबू के महक वाली गोलियों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। खत्म बात। अब आ जाओ आगे। आगे क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब बिना देखे, बिना किसी उसके, बस बिना किसी ज्ञान के हमने हाथ डाला अचानक से और एक कंचा निकाल लिया, इस तरीके से निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा? तो देखो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले निकाला गया कंचा लाल होगा, इसकी प्रायिकता PR। ठीक है, तो कुल कंचे कितने हैं डब्बे में? 5 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरे कंचे हैं। तो 8 और 4 12 और 5 17। ठीक है, तो लाल कंचा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई? देखो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं तो अनुकूल परिणाम हो गए 5। ठीक है, और कुल परिणाम हो गए 8 4 12 प्लस 5 कितना हो गया? 17। तो 5 बटे 17 हो गया किसकी? आपका क्या होने की प्रायिकता? लाल कंचा निकलने की प्रायिकता। दूसरा क्या कह रहा है भाई? आगे क्या कह रहा है? सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता। तो वही वाली बात है, इसे PW बोल दो। अरे क्या बात है, P व्हाइट बन गया PW। ठीक है, तो सफेद कंचे कितने हैं अपने पास? 8 है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 8, कुल परिणाम हो गए 17। तो 8 बटे 17 हमारा क्या हो गया? 8 बटे 17 हो गया हमारा सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता। और लास्ट अगर हम देखें कि हरा कंचा ना हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो बेटा हम पहले निकाल लेते हैं हरा कंचा होने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा PG। तो हरा कंचा होने की प्रायिकता अगर PG है जो कि हो जाएगी 4 बटे 17, क्योंकि हरे कंचे कितने हैं? 4, और टोटल कंचे कितने हैं? 17। 8 और 5 13 और 4 17। ठीक है, तो इसमें से हरा कंचा न होने की प्रायिकता यानी कि PG डैश, ये किसके बराबर हो जाएगी? 1 माइनस PG के। मैंने बताया था किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता बराबर होती है 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता के, यानी कि किसी इस कंचे के हरा ना होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1 माइनस इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता के। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4 बटे 17। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया 17 माइनस 4 बटे 17। तो यहां पर आ गया बच्चों हमारे पास कितना? 13 बटे 17। खत्म। ठीक है, इसके अलावा तुम इसे एक तरीके से और निकाल सकते थे। कैसे? कि आपका हरा कंचा कब नहीं होगा? हरा कंचा कब नहीं होगा? हरा कंचा तब नहीं होगा जब
निकाले हुए कंचे या तो लाल हो या सफेद हो, ठीक है। तो तुम हरे कंचे को छोड़कर बाकी के जो कंचे हैं वो तुम्हारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, यानी कि 5 लाल और 8 सफेद कंचे जो है वो तुम्हारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो दोनों को उठाकर जोड़ दो, 8 5 कितना हो गया 13, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 13, कुल परिणाम है 17। प्रायिकता क्या आ जाएगी, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता बराबर सफेद या लाल कंचा होने की प्रायिकता के, जो कि बराबर हो गई किसके, ये बराबर हो जाएगी तुम्हारा 13/17 के। खत्म बात, आंसर आ गया 13/17। सेम ही आंसर आएगा, चाहे इस तरीके से करो चाहे दूसरे वाले से, आंसर नहीं बदलने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी भाई, देखो मैं इसे पी रेड बोल देता हूं। तो हमारे पास कुल पत्ते हैं 52, उसमें से लाल रंग के बादशाह कितने हैं, आपको मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास लाल कलर के 2 तरीके के पत्ते होते हैं, एक तो ईंट वाले और एक पान वाले, और हर एक तरीके के पत्ते में एक एक पत्ता आता है, मतलब एक बादशाह हुक्म का, एक पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का। तो हमारे पास लाल है 2, पान और ईंट, तो बादशाह कितने हो जाएंगे लाल रंग के, 2 ही बादशाह हो जाएंगे, एक पान का एक ईंट का। तो अनुकूल परिणाम हो गए 2, कुल परिणाम हो गए 52, तो प्रायिकता आ गई 1/26 यानी कि 2/52। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, ठीक है। तो अब अगर बात करें बच्चों फेस कार्ड की, तो हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं, PF। तो फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों, फेस कार्ड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि आपका गुलाम बेगम बादशाह, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं, और हर तरीके के पत्ते में ऐसे ही 3 फेस कार्ड होते हैं, गुलाम बेगम बादशाह हुक्म के, गुलाम बेगम बादशाह पान के, गुलाम बेगम बादशाह ईंट का, और गुलाम बेगम बादशाह चिड़ी का। तो कुल 52 पत्तों की गड्डी में हमारे पास 4 तिया 12 फेस कार्ड होते हैं। तो अनुकूल परिणाम हो गए 12, कुल परिणाम हो गए 52। 4 से भाग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12 बटे में 13 चौका 52, तो 3/13 हमारी प्रायिकता आ गई, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आपका ये सवाल भी कंप्लीट होता है, ठीक है। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ बेटा, किसी भी बच्चे को यहां पर कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, छोटी बड़ी किसी भी तरीके की, सबको कराए हुए सवाल अच्छे समझ में आ गए, हाँ भाई, किसी को भी कोई दिक्कत है बताओ। चलो तो देखो इसमें एक चीज और है छोटी सी, कि एक सवाल और आता है कि एक नॉन लीप ईयर में, ठीक है, मतलब ऐसा ईयर जो कि लीप ईयर नहीं है, ठीक है, जो कि लीप ईयर नहीं है, एक ऐसे वर्ष में जो कि लीप ईयर नहीं है, उसमें 53 संडे होने की प्रायिकता, यानी कि 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, ठीक। एक ऐसे वर्ष में जो लीप ईयर नहीं है, जो लीप वर्ष नहीं है, 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो भाई ये कितनी होगी, 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो आपके नॉन लीप ईयर में जो कुल दिन होते हैं, आपके पास कितने, 365, ठीक है, जिसमें से आपके पास 365 में से आपके पास कुल सप्ताह कितने होते हैं, कुल सप्ताह होते हैं आपके पास 52 सप्ताह होते हैं, यानी कि 52 को अगर तुम दिनों में बदलोगे तो 52 गुणा 7 बराबर हो गया कितना, 364। तो तुम्हारे पास 52 सप्ताह है, तो 52 सप्ताह का मतलब कि 52 संडे तो फिक्स है कि 52 संडे तो होकर रहेंगे, अर्थात
52 रविवार निश्चित है, निश्चित है, एक साल में 52 रविवार होने निश्चित है, ठीक है। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, आपका 365 दिनों में से 52 हफ्ते यानी कि 364 दिन तो फिक्स है कि तुम्हें 52 रविवार मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास शेष दिन कितने बचे? शेष दिन बचे हमारे पास 365 माइनस 364 यानी कि ये बचा एक। तो इस एक दिन में अगर रविवार पड़ गया, इस एक दिन में अगर संडे पड़ गया तो हमारी चांदी है। क्यों? क्योंकि उस साल में 53 रविवार हो जाएंगे। और अगर इस एक दिन में रविवार नहीं पड़ा तो हमारी बैंड बच गई, क्योंकि भैया 53 रविवार नहीं होंगे। तो इस एक दिन में रविवार होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी इस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता के, ठीक है। और इस एक दिन में कौन कौन से दिन पड़ सकते हैं? हो सकता है इसमें संडे पड़ जाए, हो सकता है इसमें मंडे पड़ जाए, ट्यूसडे पड़ जाए, वेडनेसडे पड़ जाए, थर्सडे पड़ जाए, फ्राइडे पड़ जाए, सैटरडे पड़ जाए या संडे पड़ जाए। तो इसमें टोटल हमारे 7 दिन हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें से हमें क्या चाहिए? खाली एक, वो भी क्या? संडे। तो भैया 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी किसके? किसके बच्चों? होने की प्रायिकता ये बराबर हो जाएगी बच्चों। देखो, आपका टोटल इस एक दिन में कितने परिणाम बन सकते हैं? तुम्हारे 7 परिणाम बन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मंडे हो सकता है ट्यूसडे हो सकता है वेडनेसडे हो सकता है थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर 7 परिणाम बन सकते हैं। हमें उनमें से कितने परिणाम चाहिए? हमें उनमें से केवल एक परिणाम चाहिए, और वो है क्या? संडे। तो बेटा 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर इस एक दिन में रविवार होने की प्रायिकता के, जो कि होगा 1/7। तो एक नॉन लीप ईयर में, यानी कि ऐसा वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता हो गई कितनी? आपकी 1/7। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, होमवर्क है, ट्राई करना कि अगर एक ऐसा वर्ष है जो कि लीप ईयर है तो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान रखना, सेम इसी तरीके से करना है। तुम्हारे पास 52 हफ्ते हो जाएंगे यानी कि 364, ठीक है। तो शेष दिन कितने बचेंगे? 365 माइनस, देखो लीप वर्ष में कुल दिन होता है 366, तो ये हो जाएगा 366 माइनस 364 यानी कि शेष दिन बचेंगे 2, ठीक है। तो उन 2 दिनों में से एक दिन अगर संडे पड़ गया, उन 2 दिनों में से एक दिन अगर संडे पड़ गया तो तुम्हारे 53 संडे पूरे हो जाएंगे। अब एक दिन संडे कैसे पड़ सकता है? हो सकता है 2 दिनों में संडे मंडे हो, मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे वेंसडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, सॉरी वेंसडे थर्सडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो, सैटरडे संडे हो, ठीक है। तो आपके कुल परिणाम बनेंगे 7, ठीक। और उनमें से 2 परिणाम होंगे ऐसे जिनमें संडे आ रहा होगा, एक तो संडे मंडे वाला और दूसरा सैटरडे संडे वाला। तो 2 परिणाम ऐसे होंगे जिनमें संडे आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी प्रायिकता हो जाएगी 2/7। तो एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता हो जाती है 2/7। और इसके साथ अपनी आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। और ये तुम्हारी बोर्ड बूस्टर की आखिरी क्लास थी, ठीक है। मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।